का जो विकास हुआ है उसके कारण ये रखा गया है। आज के हमारे मुख्य अतिथि हैं केंद्रीय मंत्री आदरणीय श्री नितिन गडकरी जी, जिनकी वजह से सड़क इंफ्रास्ट्रक्चर को नई पहचान मिली है। हमारे साथ केंद्रीय संस्कृति पर्यटन मंत्री स्वतंत्र प्रभार आदरणीय प्रहलाद पटेल जी जुड़े हैं, और मुझे लगता है कि सांस्कृतिक धरोहर के संरक्षण और विकास के लिए जिस गति से अब काम हो रहा है, यदि उसी गति से पहले काम होता तो ये विरासत इतनी बिखरी हुई नहीं थी। हमारे अगले वक्ता है कर्नल मनोज किश्वर जी। मनोज किश्वर जी के साथ दोहरा अनुभव है, एक सड़क का भी है और दूसरा पद यात्रा का भी है। तो मनोज जी के पास एक अनुभव का बड़ा भंडार है, क्योंकि वो मोटरसाइकिल एडवेंचर भी करवाते हैं पर्यटकों के लिए, और अभी वो जो एक दुर्गम मुंडमन गंगा यात्रा हो रही है उस यात्रा पे निकले हुए हैं। 6000 किलोमीटर की यह यात्रा वो गोमुख से और गंगा सागर से गोमुख से पूरी कर रहे हैं। तो आज जो ये विषय है, तो उसके पहले मैं चाहूंगा कि आप सब लोगों को ये दर्शनम जो एक छोटी सी संस्था है उसके बारे में बता दूं। तो दर्शनम जो है वो देश में जो अनछुए धार्मिक स्थल है और सांस्कृतिक स्थल है उनकी जानकारी एकत्र करने का काम कर रहा है। जो स्थानीय स्तर पे तो काफी प्रसिद्ध है, लेकिन उनकी पहचान राज्य में ही नहीं है। तो इसलिए जब राज्य में ही वो पहचान उनकी काफी पीछे है, तो ऐसे में उनको राष्ट्रीय स्तर की पहचान की संकल्पना नहीं की जा सकती। अपनी पुरातन धरोहर के बारे में लोग जानना चाहते हैं, और जब जानेंगे तो उनकी इच्छा होगी वहां जाने की, और वहां जाने के लिए जो सबसे सशक्त माध्यम होता है वो है सड़क पर। क्योंकि किसी भी धार्मिक पर्यटन स्थल और सांस्कृतिक स्थल को तक पहुंचाने का जो सबसे महत्वपूर्ण माध्यम होता है वो सड़क का होता है। अब जैसे अयोध्या में 84 कोसी परिक्रमा है। अब 84 कोसी परिक्रमा जो पहले हुआ करती थी उस दुर्गम तरीके से तो आप परिक्रमी मिलना भी कठिन है, लेकिन क्योंकि ये हमारे ऐतिहासिक महत्व का कार्य है और धार्मिक महत्व का है और आस्था का विषय है, इसलिए वो परिक्रमा उसी तरह से सुचारू रहे। तो मुझे लगता है कि उस परिक्रमा मार्ग को विकसित करने को लेकर जो कार्य हो रहा है वो बड़ा अद्भुत है, बड़ा उल्लेखनीय है। अब चित्रकूट, प्रयागराज, वाराणसी की कनेक्टिविटी हो गई। सबसे महत्वपूर्ण एक और है अपना उत्तराखंड की 4 धाम की यात्रा। हर व्यक्ति, देश का हर नागरिक चाहता है कि एक बार हम 4 धाम की यात्रा अवश्य करें। गुजरात में द्वारकाधीश, मध्य प्रदेश में बड़े छोटे छोटे जगह हैं बटेश्वर और पढ़ावली। अब वैष्णो देवी हो गई। वैष्णो देवी भी मुझे लगता है कि दूर बैठा हुआ व्यक्ति भी एक बार वैष्णो देवी की यात्रा करके वहां माता के दर्शन करना चाहता है। ये तमाम ऐसी जगहें हैं, इन जगहों तक यदि कनेक्टिविटी बेहतर नहीं होगी तो मुझे लगता है कि हम लोगों को वहां तक ले जाने का सार्थक प्रयास नहीं कर पाएंगे। तो मैं सबसे पहले बुलाना चाहूंगा कर्नल मनोज किश्वर जी को, कि मनोज किश्वर जी आए और अपना एक जो बड़ा अनुभव उनके पास है धार्मिक सांस्कृतिक स्थलों पे जाने का, पर्यटक जो सुदूर पर्यटक स्थल हैं उन जगहों तक लोगों को पहुंचाने का, और उन जगहों को कैसे कनेक्ट किया जाए लोगों के साथ, या उन लोगों के पहुंचने की जो कनेक्टिविटी अभी क्या बेहतर हो पाई है और कितना कुछ करने की आवश्यकता है, मैं चाहूंगा कि उससे अपने विचार रखें। मनोज जी। हाँ, सुनाई दे रहा है? हाँ जी, बहुत बहुत धन्यवाद इस प्लेटफॉर्म के लिए। और सड़कों की जो महत्ता है, ये लाइफलाइंस होती हैं किसी भी उद्योग को आगे बढ़ाने के लिए, और पर्यटन और पिलग्रिमेज, इन सब के लिए तो डेफिनेटली ये बहुत बड़ी चीज है। और हम यहाँ से लेके और लंदन तक की रोड ट्रिप्स की यात्रा करते हैं, और ये यात्रा तभी पॉसिबल हो पाती है क्योंकि सड़कें जो हैं वो 53 दिन में पॉसिबल कर पाती हैं कि आप यहाँ से वहां तक, दुनिया के इस हिस्से से दूसरे हिस्से तक जा सकें। स्पेसिफिक इंडिया के इसमें जितने भी हमारे पिलग्रिमेज हैं और तीर्थ स्थान हैं, ये हमेशा से ही दुर्गम रहे हैं, और उस दुर्गमता में तपस्या भी है। लेकिन आज के युग में जब समय इंसान के पास कम होता जा रहा है,
तो ये जो सड़कें बन रही हैं, आज ही का बात अगर हम ले तो शिवराजपुर में जो एक मंदिर स्थापित किया था अपने हाथों से मीराबाई ने, और कृष्ण की मूर्ति जो जिसके वो लेके अपने भजन गाते गाते राजस्थान से इस तरफ आई थी, उन्होंने वो एस्टैब्लिश किया था। आज क्योंकि सड़क है वहां पे, हम सब यात्री वहां जा पाए, वरना ऐसा नहीं होता कि हम वहां जा पाते। और प्रयागराज से जब हमारी यात्रा ये शुरू हुई थी पैदल 3000 किलोमीटर की, हम लोग जब गंगा सागर पहुंचे थे, गंगा सागर में हमें बताया था लोगों ने कि ये सबसे कठिन तीर्थ होता था, क्योंकि ये रास्ता ही इतना दुर्गम होता था कि सारे तीर्थ बार बार और गंगा सागर एक बार, ऐसा बोलते थे। लेकिन आज जब सड़कें बन चुकी हैं तो हम बहुत कॉन्फिडेंटली बोल सकते हैं कि ज्यादा से ज्यादा लोग इस तीर्थ को कर पा रहे हैं और समय बचा के कर पा रहे हैं। गंगा सागर से अभी हम दूसरा जो पड़ाव हमारा है गोमुख की तरफ, और गोमुख के भी जो सबसे पहले तो गंगा एक्सप्रेसवे जो बन रहा है, मेरे हिसाब से आध्यात्म के तौर पे, और जितने आश्रम कबीर पंथी से लेके और सनातन धर्म के जितने आश्रम इस रास्ते में आते हैं, ये सब उजागर होंगे जब ये गंगा एक्सप्रेसवे बनेगा। और इसको सही तरीके से अगर इंकित किया जाए कि ये चीज यहाँ है, एक बार एक्सप्रेसवे में और टूरिज्म गाइड्स में और आपके गूगल मैप्स में ये सारी चीजें हाईवे के साथ साथ अगर अपलोड की जाएं, तो जो भी पथिक या जो भी यात्री या जो भी रोड ट्रिपर इस रास्ते में चलेगा, वो इन सब जगह जा पाएगा। और फिर गोमुख ऑफ कोर्स गंगोत्री तक की सड़क है, और ये जो एक्सप्रेसवे बन रहा है, ये सब भारत की जो संस्कृति है, भारत का जो धर्म है, सनातन धर्म है, और इसके आसपास जो पिलग्रिमेज प्लेसेस हैं, जो आहिस्ता आहिस्ता अगर ये सड़कें ना हो तो केवल लोकल लोगों को ही या गांवों को ही या डिस्ट्रिक्ट को ही उस बारे में पता लगेगा। 50 मेले हम रास्ते में मिले थे, ये अगर हम वहां नहीं जाते शायद हमें पता नहीं चलते। जब सड़कें ठीक हो जाएंगी तो ये जो मेले हैं, कोई माघ के मेले, और ये हर हर गंगा घाट पे लगते हैं, और अपनी अपनी एक अलग प्रथा है उनको बनाने की, तो ये सारी चीजें मेरे हिसाब से उजागर होंगी। तो सड़कों का जो काम है, हमारे पूरी की पूरी संस्कृति को जानने के लिए, ये एक छोटा सा एग्जांपल मैं मुंडमाल गंगा परिक्रमा जो चल रही है 6000 किलोमीटर की, पैदल भी है और कुछ टीम गाड़ियों में भी चल रही हैं, ये अपने आप में बहुत ही शुक्रगुजार होना चाहता है ये सड़कों का। यदि सड़कें बढ़िया तरीके से आएंगी तो ये जो हमारी प्रथाएं हैं जो आजकल गांव और कस्बों में सीमित हैं, ये डिस्ट्रिक्ट से स्टेट में और स्टेट से नेशनल लेवल में और नेशनल से इंटरनेशनल लेवल में ये पूरे का पूरा कल्चर हमारा बन के सामने आएगा। और अभी तक सभी लोगों को बहुत हाफ कुक्ड या हाफ बेक्ड इंफॉर्मेशन है इंडियन कल्चर की, और उसके चलते क्या है कि आधी इंफॉर्मेशन में लोगों का इंटरेस्ट भी आधा रहता है। तो ये राकेश शुक्ला जी, ये बहुत बढ़िया प्लेटफॉर्म है जो आपने ये एक एस्पेक्ट रोड्स का, रोड्स ऑफ कोर्स दे आर लाइफलाइंस टू ऑल द डेवलपमेंट एंड ऑल द प्रोग्रेस व्हिच हैपेंस अराउंड द वर्ल्ड, बट जिस सब्जेक्ट को आपने छेड़ा है, इसके 200% हम कह सकते हैं कि सड़कें जरूर एक ये आध्यात्म की तरफ, नॉलेज की तरफ, भारतीय संस्कृति की तरफ एक चार चांद लगाएंगी। मैं यहाँ पे अपना जो इंट्रोडक्टरी बात था वो बोल चुका हूँ, और आप प्लीज इसको आगे बढ़ाइए। जी धन्यवाद मनोज जी। और मुझे लगता है कि अब जो हमारे सड़क का और सीधा संबंध जो सांस्कृतिक धरोहर, पुरातन धरोहर और पर्यटक स्थलों को लेके है, तो मैं आमंत्रित करूंगा आदरणीय प्रहलाद पटेल जी को कि उनकी तरफ से जो अभी तक बहुत सारे ऐसे कार्य किए गए हैं, खासकर पर्यटक स्थलों के विकास को लेकर, सांस्कृतिक क्षेत्रों को लेकर, पुरातन किलों को लेकर, धार्मिक स्थलों को लेकर, यहाँ तक कि अभी पिछले दिनों ये हरियाणा में राखी गढ़ी भी जा चुके थे, और राखी गढ़ी का एक अपना महत्व है। लद्दाख में भी मैंने पढ़ा था कि माननीय प्रहलाद पटेल जी गए, और लद्दाख जो हमेशा भारत से एक अलग हिस्सा माना गया, इस अलग हिस्से को जम्मू कश्मीर और लद्दाख को भारत के साथ जोड़ने के लिए दो चीजों का महत्वपूर्ण योगदान है, एक है सड़क और दूसरा है संस्कृति। तो माननीय प्रहलाद पटेल जी से मैं आग्रह करूंगा कि वो अपने विचार। आदरणीय नितिन जी, मनोज जी, राकेश जी और जो लोग इस चर्चा में शामिल हैं, उन सबके प्रति मेरा धन्यवाद है।
मुझे लंबी बात नहीं कहनी है, लेकिन मैं मंत्री बना तो सबसे पहले मुझे आदरणीय नितिन जी की तरफ से, मंत्रालय की तरफ से एक प्रस्ताव आया कि 100 मार्ग जो टूरिज्म को कनेक्ट करने वाले मार्ग हैं। मुझे पता नहीं मेरे से पहले वाले मंत्री को मिले या नहीं मिले, पर मैं जितना जानता हूँ कि हमें वो रोड कनेक्टिविटी के लिए चीजों को इकट्ठा करने में भी हमारे पहले से कोई प्रारंभिक तैयारी नहीं थी। मुझे लगता है कि ये विजन है। मैं हमेशा से कहता हूं कि पर्यटन का क्षेत्र वो बहुआयामी क्षेत्र है, एक व्यक्ति नहीं कर सकता। उसके अनेक तरीके हैं, उसके अनेक स्टेक होल्डर्स हैं, और उसमें एक सबसे अहम बात होती है वो कनेक्टिविटी होती है। और कनेक्टिविटी की जब बात होती है तो स्वाभाविक है कि नंबर 1 पर सड़क कनेक्टिविटी ही आती है, रेल कनेक्टिविटी आती है, फिर एयर कनेक्टिविटी आती है। एयर कनेक्टिविटी एक क्लॉज के लिए मानी जाती है, अब शायद वो धीरे धीरे चीजें वो भी ठीक हो रही है। लेकिन ये सच है कि मैं इस जगह पर महादेवी वर्मा का एक लेखक हुई है, बहुत हिंदी की साहित्य की बड़ी प्रखर लेखिका है महादेवी वर्मा जी। उनने एक जगह पर लिखा था कि अगर आप किसी तीर्थाटन के लिए जाते हैं तो उस स्थान पर पहुंचने के बीच में जो आपको तकलीफें होती है या जो आपके अनुभव होते हैं वो यादगार होते हैं, क्योंकि आप किसी अगर प्रतिभा को या मंदिर को या स्थान को देखते हैं, वहां जितना समय आप बिताते हैं, अगर आप रिसर्चर नहीं है तो शायद उससे कई गुना ज्यादा आप सड़क में व्यतीत करते हैं। और अगर वो व्यवधान भरा है तो भले मनोज जी ने कहा हो कि वो तो हमारे धार्मिक पर्यटन में तपस्या होती थी, एक दौर था जब लोग तपस्या के लिए जाते थे और उन्हें मालूम था कि जीवन में हम शायद लौट कर नहीं आएंगे। लेकिन आज का जो पर्यटक है उसकी मन स्थिति सिर्फ आध्यात्मिक नहीं है, वो पर्यटन के अनेक एंगल से जाता है। और इसलिए अगर सड़क जैसे या किसी भी प्रकार की कनेक्टिविटी, मैं विशेषकर सड़क की बात करूंगा, अगर वहां कठिनाइयां नहीं है तो उसका फोकस एरिया उस स्थान के लिए बढ़ जाएगा जहां पर वो जा रहा है। दूसरी बात मुझे लगती है कि हम जब सब लोग ये बात तय करते हैं कि हम कोई भी पर्यटक उसकी जगह पर हम अपने आप को अगर शामिल करें, तो हम निश्चित रूप से चाहेंगे कि अगर हमारे साथ परिवार है, मैं अकेला जब चलता हूं तब बात अलग होती है, जब परिवार साथ में होता है तो हमें अन्य चीजों की जरूरत पड़ती है, और वो हमारी जन सुविधाएं हैं, हमारे रुकने के स्थान हैं। तो हमने जैसे पर्यटन मंत्रालय में आदरणीय नितिन जी को कहा भी था, और उन्होंने कहा भी था कि एक बार हमको बैठना चाहिए। मैंने कहा कि हाईवे तो है, हाईवे की गति को, उनकी उपलब्धियों को कोई इंकार ही नहीं कर सकता। पहली बार लोगों का फोकस एरिया है जो देख रहे हैं कि जिस तेज गति के साथ में देश में हाईवे बन रहे हैं वो सबके काम के हैं, लेकिन पर्यटन के लिए ज्यादा काम के हैं। और इसलिए मैं जब पर्यटन हाईवे की कल्पना करता हूं तो पर्यटन मंत्रालय का काम तो होगा कि हाईवे तो बना कर दिया है सड़क मंत्रालय ने, लेकिन क्या हम वहां पर उपस्थित जन सुविधाओं को किसी साइड पर, किसी एक जगह पर इकट्ठा दे सकते हैं कि आदमी अगर सड़क के किनारे जाए तो उसके पास पूरी मैपिंग होनी चाहिए, कितने स्टे होम हैं, कितने होटल्स हैं, कितने टॉयलेट्स हैं, कितने और अच्छी बेहतर जन सुविधा है, भले वो पेट्रोल पंप पर हो। लेकिन मुझे लगता है कि ये जो जानकारी का युग है उस जानकारी के युग में जरूरी है कि हम, अब समय आ गया है कि मैं साथ बैठूं और ये तय करें कि पर्यटन हाईवे, हाईवे तो है लेकिन कुछ महत्वपूर्ण स्थानों को जोड़ने वाली जो सड़कें हैं वो पर्यटन हाईवे का स्वरूप ले। और आदरणीय नितिन जी ने कहा था कि कुछ चीजें हम भी खड़ी करेंगे, और जिस प्रकार से वहां पर गार्बेज के डिस्पोजल के तरीके हो सकते हैं, मैं ले गया था, आपने लेह का जिक्र किया है, तो मैंने उनसे कहा कि अगर आप लेह में कोई यात्रा कर रहा है तो लेह के लोगों की जो मन स्थिति है वो क्वालिटी टूरिज्म चाहते हैं, वो क्वांटिटी टूरिज्म नहीं चाहते। वो आज भी इस बात से भयभीत है कि लोग ज्यादा मात्रा में जाएंगे तो हमारे यहाँ पर पॉल्यूशन होगा। तो फिर मैंने उनसे कहा कि क्या हम 15 किलोमीटर पर, 17 किलोमीटर पर या 20 किलोमीटर पर, मैंने कहा कि इस पर यूनिवर्सल नहीं हो सकता, जरूरत के हिसाब से, या कोई पहाड़ी का क्षेत्र होगा, क्या हम एक ऐसा स्ट्रक्चर बना सकता है पर्यटन मंत्रालय उस एनएच के बाजू में कि जहां पर गार्बेज के लिए एक अलग स्थान होगा, ऑक्सीजनेशन के लिए यानी मेडिकल सुविधा वहां पर होगी, स्नैक्स का होगा, लेकिन ये सारा का सारा रन करने वाला सिस्टम कम्युनिटी का होगा, क्योंकि वहां पर कम्युनिटी ज्यादा ताकतवर है। तो मुझे लगता है कि मैं इस बात को 100% मानता हूं, मैं क्या, पूरी दुनिया मानती है कि यदि पर्यटन के लिए बेहतर और अच्छा अनुकूल वातावरण बनाना है तो उसके लिए बेहतर सड़क चाहिए, बेहतर कनेक्टिविटी चाहिए। 4 धाम की यात्राएं जो हमारे बुजुर्ग सुनाया करते थे और आज 4 धाम की यात्राएं जब से विकास हुआ है सड़कों का, ये फर्क साफ साफ दिखता है।
मैं नॉर्थ ईस्ट में काफी सभी राज्यों में गया हूँ। नॉर्थ ईस्ट में मैं मणिपुर का उदाहरण देता हूँ आपको। वैसे मणिपुर में हवाई जहाज के अलावा सड़क मार्ग से जाना कठिन था, लेकिन मैं इसलिए फिर नितिन जी को कहूंगा, उस समय वहां के चीफ मिनिस्टर नहीं आए भूमि पूजन करने के लिए, लेकिन नितिन जी उस इंसर्जेंसी वाले जगह में गए, हेलीकॉप्टर से उतरे, भूमि पूजन किया। और बाद में एक बहुत छोटी चीज मैं उनके ध्यान में लाया था कि पुल का अलग बनाइए और सड़क का अलग बनाइए। मुझे मालूम था कि इंसर्जेंसी उसमें प्रॉब्लम करेंगे, और आखिरकार वो बात सच साबित हुई। लेकिन जब विजन होता है, जब चीजों की बारीकियां होती है, तो चीजें पूरी तरह से तेज गति के साथ होती है। और मुझे लगता है ये समय जहां पर सड़क मंत्रालय के साथ ही मिलकर पर्यटन मंत्रालय ऊंचाइयां छू सकता है, क्योंकि ये लाइफ लाइन है। मैं अगर कहूं कि मनुष्य के शरीर में जैसे रीढ़ की हड्डी होती है, बिना उसके वो चल नहीं सकता, घसटता है, दौड़ नहीं सकता। इसलिए सड़क के बगैर पर्यटन उद्योग बहुत ऊंचाइयां नहीं छू सकता, मेरा ऐसा मत है। और मुझे लगता है कि चर्चा बड़ी सार्थक है। आपने एक अवसर दिया जहां पर मैं अपनी बात माननीय नितिन जी के सामने रख भी सका, और बाकी लोग भी जो इस बात को सुन रहे होंगे, उनके भी अपने अनुभव होंगे, उनके भी अपने तजुर्बे होंगे, उनकी भी अपनी राय होंगी, शायद आपकी साइट पर जानकारी के तौर पर आएंगी, आप मुझे उपलब्ध कराएंगे, तो मुझे लगता है कि हमें आगे बढ़ने में सुविधा होगी। मुझे लगता है कि इतना ही मुझे कहना चाहिए। धन्यवाद आपको। धन्यवाद आदरणीय प्रहलाद पटेल जी। मुझे लगता है कि सड़क कनेक्टिविटी के साथ लॉजिस्टिक का बड़ा महत्वपूर्ण योगदान होता है, और अभी आपने जो लॉजिस्टिक का विषय उठाया, तो लॉजिस्टिक के विषय को लेकर हालांकि ये विषय राज्य सरकारों का होता है, पर बार बार आदरणीय नितिन गडकरी जी ये बात करते हैं कि जहां भी हाईवे बनेगा वहां बैक साइड इन्वेंट्री होगी, और हाईवे पे चलने वाले व्यक्ति को शहर जाने की आवश्यकता नहीं होती। आपको सड़क के किनारे, हाईवे के किनारे ही वो तमाम सुविधाएं मिलेंगी जो सुविधाएं उनको मिलनी चाहिए, तब वो सड़क में सुखमय सुरक्षित यात्रा कर सकेंगे। और मुझे याद आता है कि एक बाद में कई बार आदरणीय नितिन गडकरी जी जब कोई विषय आता है तो वो बार बार इस बात को याद दिलाते हैं, और उसकी संवेदना उससे जाहिर होती है। चार धाम यात्रा को लेकर, जब चार धाम आपके उत्तराखंड में 2013 में जब प्राकृतिक आपदा आई थी, उस आपदा में जिन लोगों के जाने गई थी, उसके बाद नितिन जी काफी आहत हुए थे, और उसी समय उन्होंने संकल्प किया था, और उसी समय उनके मन में आया था कि यदि सड़क कनेक्टिविटी बहुत अच्छी होती तो आज ये मौतें नहीं होती। और ये संयोग देखिए कि जब 2014 में केंद्र में सरकार बनी, तो देवायोग से यह मंत्रालय सड़क का आदरणीय नितिन गडकरी जी को मिला, और आदरणीय नितिन गडकरी जी ने मंत्रालय का कार्यभार संभालने के बाद चार धाम परियोजना का ब्लूप्रिंट तैयार कराया, और वो ब्लूप्रिंट तैयार कराने के बाद जब उसका भूमि पूजन हो रहा था, तो मुझे आज भी याद है कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी की तरफ से माननीय नितिन गडकरी जी को श्रवण कुमार का दर्जा दिया गया। अब हम एक ऐसे व्यक्ति को सुनना चाहते हैं जिनके विजन से सड़क निर्माण के सुस्त कार्य में इतनी चुस्ती आई है कि विश्व रिकॉर्ड बनाने की होड़ मच गई है। अभी 2 महीने में ही 3 विश्व रिकॉर्ड बने। अब सड़क निर्माण पे विश्व रिकॉर्ड, और कई विषयों पे विश्व रिकॉर्ड का तो अपन ने खूब सुना है, लेकिन सड़क निर्माण पे विश्व रिकॉर्ड की प्रतिस्पर्धा जाहिर करती है कि मंत्री का संवेदनशील होना, गुड गवर्नेंस, फ्री हैंड और गुणवत्तापूर्ण सड़क को लेकर उनकी जो चिंता और गंभीरता है, उसकी वजह से जो निजी क्षेत्र सड़क निर्माण के कार्य से पीछे हटा हुआ था, वो अपने पूरे मनोयोग के साथ सड़क निर्माण के क्षेत्र में आगे आया है। आइए सड़कों के जाल को लेकर जो हम बात करने जा रहे हैं, उससे हम आदरणीय नितिन गडकरी जी को आमंत्रित करेंगे कि वो आए और अपनी बात। आदरणीय प्रहलाद पटेल जी, आदरणीय मनोज किश्वर जी, मेरे सहयोगी राकेश शुक्ला जी, और उपस्थित सभी भाई और बहन। हमारे देश को आत्मनिर्भर भारत बनाना होगा, ये जो हम सब का उद्दिष्ट है वो पूरा करना होगा, तो हमें देश में रोजगार निर्माण करना होगा, और रोजगार निर्माण किए बिना गरीबी दूर नहीं हो सकती।
और इस आत्मनिर्भर भारत के इसमें सबसे महत्वपूर्ण अगर कोई घटक है तो वो टूरिज्म है। चाहे तीर्थाटन हो, चाहे पर्यटन हो, चाहे किसी भी प्रकार के एडवेंचर स्पोर्ट्स हो, वाटर स्पोर्ट्स हो, फॉरेस्ट हो, ये अलग अलग प्रकार का टूरिज्म विकसित किया गया है। और इस टूरिज्म में सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ऐसी है कि टूरिज्म में जितनी खर्चा होता है, इन्वेस्टमेंट होती है, उसमें 49% ऑफ द इन्वेस्टमेंट एम्प्लॉयमेंट के लिए, रोजगार निर्माण के लिए खर्चा होती है। तो इस क्षेत्र में कम से कम 5 करोड़ लोगों को रोजगार मिलने की संभावना इस पर्यटन के क्षेत्र में है। अगर आप स्विट्जरलैंड में जाएंगे, यूरोपियन देशों में जाएंगे, अमेरिका में जाएंगे, तो आपको हर जगह पर कैसे कैसे स्पॉट बने हैं आपको देखने के लिए मिलेंगे। जहाँ तक हमारे देश का सवाल है, हमारे इतिहास, संस्कृति और विरासत हमारे देश की सबसे बड़ी संपत्ति है। और इसी के आधार पर, भारतीय संस्कृति के आधार पर हम लोग विश्वास के साथ पूरे देश में, पूरी दुनिया में इसके बारे में एक आकर्षण भी है। हमारा योग विज्ञान हो, हमारा आयुर्वेद हो, हमारा रिलीजियस टूरिज्म हो, चाहे हमारी विशेष रूप से आप देखते होंगे कि गंगा में जब कुंभ होता है तो विदेशों से भी लोग आते हैं। आया हुआ हर आदमी कहीं ना कहीं टैक्सी लेता है, कहीं हवाई जहाज से आता है, कहीं रेलवे में बैठता है, कहीं रेस्टोरेंट में जाता है, कहीं होटल में जाता है, कुछ खरीदता है। तो हर जगह पर कहीं ना कहीं इकोनॉमी उसमें मल्टीप्लाई होती है। जैसे अब हमारे हाईवे में हम जब इन्वेस्टमेंट करते हैं तो 1 रुपये का इन्वेस्टमेंट हम जब करते हैं तो 2.5 रुपया इकोनॉमी में आता है। और इसीलिए आज मैं प्रहलाद जी के सामने ये बात रखूंगा कि ये क्षेत्र जो है, ये धार्मिक श्रद्धा के साथ एंटरटेनमेंट, मनोरंजन, स्पोर्ट्स, बाद में वाटर स्पोर्ट्स, एडवेंचर स्पोर्ट्स, अलग अलग प्रकार के फॉरेस्ट, ये सब बातें उसमें आई हैं। पर इसमें से रोजगार निर्माण करने वाला क्षेत्र जो है, इसको आज आत्मनिर्भर के भारत के संबंध में इसको विकसित करने में उनकी भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है और वो लगातार कोशिश भी कर रहे हैं। उनके पास काफ़ी बजट जो होता है वो मर्यादित है, पर मैं उनसे सामने हर बार यही विषय रखने की कोशिश करता हूँ कि 10 रुपये के बजट में 100 रुपये का काम कैसे हो। और यही बात मैं विशेष रूप से उनसे और स्टेट गवर्नमेंट में जो हमारे पर्यटन मंत्री है उनको सबसे अनुरोध करूंगा कि इसमें कोई इस प्रकार की योजना हर पर्यटन क्षेत्र की बन सकती है। सबसे पहले पर्यटन में आवश्यकता होती है रोड की। अगर रोड ही ठीक नहीं होगा तो पर्यटक कैसे जाएंगे, बस कैसे जाएंगी, गाड़ी कैसे जाएंगी। तो पहली बात तो मैं अभी राकेश जी को कहूँगा कि मुझे आज पहली बार ये बात समझ में आई है कि एक बार ये हमारे पूरे देश में पर्यटन के दृष्टि से डिस्ट्रिक्ट वाइज हमने कौन से रोड बनाए और उसमें पर्यटकों की संख्या कितनी बड़ी है, इसका अध्ययन करने के लिए एक बार अपने डिपार्टमेंट में इसका अध्ययन करना चाहिए। मेरे अंदाज से 2014 से लेकर आज तक हमने करीब 5 लाख करोड़ रुपए के रोड इस पर बनाए हैं और हमारे काम चल रहे हैं। अभी हमारे 9 लाख करोड़ के काम अवार्ड हो चुके हैं और हम लोग 37 किलोमीटर पर डे की रफ्तार से रोड बना रहे हैं और इस स्पीड को अभी हमने और बढ़ाया है। तो मुझे लगता है कि इसमें केवल उद्योग व्यापार नहीं, पर पर्यटन में, तीर्थाटन में हमने क्या क्या किया है इसके बारे में विस्तृत रूप से हमें लोगों के सामने जाना है। तो पहली बात तो ऐसे कि हमने बुद्ध सर्किट की योजना बनाई थी जो 10,000 करोड़ रुपए की थी, जिसमें 945 किलोमीटर की सड़क को हमने 6 लेन के भी विकसित किया जा रहा है। शायद ये प्रोजेक्ट लगभग पूरा होने के ऊपर आया है। इसमें लुम्बिनी, बोधगया, सारनाथ और कुशीनगर मार्ग का विकास हो रहा है और बुद्ध सर्किट में बौद्ध धर्म के पवित्र स्थान शामिल है। भगवान बुद्ध का जन्म जहाँ हुआ, ज्ञान प्राप्त हुआ, पहला उपदेश हुआ और पहुँच का निर्वाण का जहाँ हुआ, वो सब स्थानों को हमने विकसित किया है। बोधगया, नालंदा, राजगीर, वैशाली, कहलगांव, पटना, यहाँ इसका विकास हुआ है और 10,000 करोड़ हमने इसके ऊपर खर्चा किए हैं।
ये बोध गया, सारनाथ, कुशीनगर और पीपर हवा और विस्तारित धर्म यात्रा का जो सर्किट है, बोध गया, विक्रमशिला, सारनाथ, कुशीनगर, कपिलवस्तु, संकिसा और पीपर हवा। अब मुझे लगता है कि ये एक ही विषय जो है, इसमें साउथ ईस्ट एशिया से इंडोनेशिया, मलेशिया, चाइना, बैंकॉक, सिंगापुर इतने टूरिस्ट आते हैं कि वाराणसी का जो इंटरनेशनल एयरपोर्ट है उसमें स्पेशल फ्लाइट्स आती है। अगर ये रोड अच्छे हुए, रोड के साथ साथ यहाँ सभी प्रकार की सुविधा मिलेगी तो चाइना से, इंडोनेशिया से, मलेशिया से, सिंगापुर से, बैंकॉक से, थाईलैंड जो है, इतने लोग आने के लिए तैयार है क्योंकि वो भगवान गौतम बुद्ध पर विश्वास रखते हैं। तो केवल इसका भी मार्केटिंग किया तो देश की इकोनॉमी कम से कम 30-40 हज़ार करोड़ से बढ़ सकती है। और वाराणसी के इस एयरपोर्ट का उपयोग करके इस पूरे रोड में रेस्टोरेंट होंगे, रिसॉर्ट्स होंगे, रहने के लिए अच्छी जगह होंगी, वहाँ के अलग अलग प्रकार की चेन से लेकर भगवान गौतम बुद्ध से लेकर वो बनियन होगी, जर्सी होगी, दुनिया भर की बातें, मूर्तियाँ होगी उसकी। तो ये एक प्रकार से एक एक पर्यटन स्थल का एक अच्छा मैप बनाना पड़ेगा। रोड अच्छा बनने से नहीं होगा, तो उसके साथ साथ एक एक पर्यटन स्थल में, गांव में उसका एक डेवलपमेंट प्लान बनाना पड़ेगा और राज्य सरकार की सहयोग से एक एक पर्यटन स्थल नीट और क्लीन हो। और मैं जो आपको कहूँगा कि आप अगर प्लान बनाएंगे कि वहाँ बहुत अच्छे स्टैंडर्ड के वॉशरूम्स होने चाहिए, टॉयलेट्स होने चाहिए। आजकल लोग टॉयलेट में जाने के लिए $2 देते, $2 यानी 140 रुपया। लोगों को अच्छी सर्विसेज चाहिए। अगर हम लोग अच्छी सर्विसेज देंगे तो लोग पेमेंट करने के लिए तैयार है। तो ये पहला हुआ। दूसरे, इसमें जो मैं आपको बताऊंगा कि इसमें अभी हम लोग विशेष रूप से उत्तर प्रदेश में करीब 3.5 लाख करोड़ रुपए की सड़कों का निर्माण कर रहे हैं। केवल अभी प्रयागराज में परसों मैं था तो मैंने वहाँ नया फाफुआ का ब्रिज, रिंग रोड प्रयागराज का केशव मौर्य जी के कहने पर करीब 25 हज़ार करोड़ दिए हैं। अब ये गंगा यमुना का संगम होने वाला पवित्र स्थान है और इसको हमने बहुत अच्छे रोड नेटवर्क से जोड़ा है। पिछले बार जब मैं कुंभ में गया था तो उस समय मैं नमामि गंगा का भी मंत्री था और पहली बार अविरल निर्मल गंगा थी। हमने करीब 24,000 करोड़ रुपए खर्चा करके गंगा में 250 से 250 प्रोजेक्ट लिए हैं और केवल गंगा में नहीं लिए थे। तो गंगा को शुद्ध करने के लिए यमुना और 40 नदियाँ और नाले, वो कौन सी राम नदी है, अलग अलग काली नदी है और कानपुर में बड़े बड़े प्रोजेक्ट लिए और हमने यशस्वी किए हैं। और यमुना को शुद्ध करने के लिए हमने अभी सोनीपत और पानीपत में प्रोजेक्ट पूरे किए। दिल्ली सरकार को 6,000 करोड़ रुपए दिए थे मैंने, अभी वो भी प्रोजेक्ट पूरे हुए। मथुरा में हमने हाइब्रिड एन्युटी में प्रोजेक्ट किया है जिसमें 40% हमने ग्रांट इन एड दी है, बाकी उन्होंने लाया और अब हमने 80 MLD मथुरा का गंदा पानी शुद्ध करके इंडियन ऑयल को दिया है। 20 करोड़ रुपए वो साल के दे रहे हैं। तो इसमें मेरा सुझाव है कि इसमें हमने अयोध्या, प्रयागराज, मथुरा, काशी, चित्रकूट के बीच सड़क संपर्क बेहतर किया और ये सब काम अभी बेहतर कनेक्टिविटी दे रही है। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि अयोध्या से रामपुर तक हम 505 करोड़ रुपए की सड़क बना रहे हैं। फिर अयोध्या से अकबरपुर 49 4 लेन किलोमीटर सड़क 1100 करोड़ की कर रहे हैं। 1290 करोड़ की लागत से अयोध्या में 80 किलोमीटर का 4 लेन रिंग रोड बना रहे हैं जिसमें देश अन्य हिस्सों में आने वाले लोगों को जो दिक्कत का सामना नहीं करना पड़े। और लखनऊ से अयोध्या के बीच सड़क के दोनों तरफ सौंदर्यीकरण का कार्य जल्द शुरू हो जाएगा। अब सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि हमने अभी, जिसमें प्रहलाद जी का कोऑर्डिनेशन अगर होगा तो बहुत अच्छा होगा, अयोध्या में 84 कोशी परिक्रमा को हम लोग पूरा नेशनल हाईवे करके मान्यता देकर उसका डेवलपमेंट कर रहे हैं। इसमें अयोध्या, बस्ती, अंबेडकर नगर, बाराबंकी, गोंडा तक 253 किलोमीटर लंबे मार्ग का विकास किया जा रहा है और ये 84 कोशी परिक्रमा मार्ग पर 300 करोड़ की लागत से सरोज नदी पर 2 अलग अलग ब्रिज का भी निर्माण हो रहा है और पूरे मार्ग का सौंदर्यीकरण कर रहे हैं जिसमें राम और रामायण के इतिहास से रिलेटेड प्रतिमाएं होगी, जानकारियां होगी। इसमें पर्यटन विभाग और विशेष रूप से संस्कृति विभाग काफ़ी कुछ बातें इसमें कर सकता है। फिर राम वनगमन मार्ग है,
उत्तर प्रदेश से मध्य प्रदेश तक राम वनगमन मार्ग बनाया जा रहा। अयोध्या, सुल्तानपुर, प्रतापगढ़, जेठवाड़ा, शुंगेरपुर, मंझनपुर, राजापुर से चित्रकूट को जोड़ा गया और अयोध्या से सुल्तानपुर होकर प्रतापगढ़ तक की सड़क बन गई है। अभी प्रतापगढ़ से जेठवाड़ा, शुंगेरपुर, मंझनपुर, राजापुर से चित्रकूट तक 160 किलोमीटर सड़क का निर्माण हो रहा है और इसमें जेठवाड़ा से भगवतीपुर, शुंगेरपुर तक गंगा नदी के आसपास 40 किलोमीटर 6 लेन ग्रीनफील्ड मार्ग बनाया जा रहा है और चित्रकूट आने वाले श्रद्धालु मेहर जाते हैं, इसलिए रामगमन मार्ग को चित्रकूट से शारदापीठ मेहर तक 121 किलोमीटर लंबाई से और जोड़ा गया है। ये जो राम जानकी मार्ग है वह अयोध्या को जनकपुर तक राम जानकी मार्ग बन रहा है, जिसमें उत्तर प्रदेश में अयोध्या, कलवारी, बरहालगंज, बरस्ट तथा बिहार के सीमान, चकिया, मधुबनी, सीतामढ़ी से होकर नेपाल के जनकपुर तक ये मार्ग जा रहा है और मुझे लगता है ये मार्ग के लिए भी इतिहास के साथ जोड़ने का काम आपका विभाग कर सकता है। राम जानकी मार्ग बनने से बहुत पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा। शिव मंदिर, सिद्धेश्वर धाम, केसरिया में स्थित बौद्ध स्तूप और नेपाल में सीता की जन्मस्थली जनकपुर में जाने वाले पर्यटकों की संख्या में वृद्धि होगी। अब ये प्रयागराज में 2,500 करोड़ रुपए के लागत से 73 किलोमीटर का 6 लेन प्रयागराज वाराणसी सड़क बन गई है। ये दोनों भी तीर्थाटन के लिए महत्वपूर्ण शहर है। 208 करोड़ रुपए की लागत से 105 करोड़ 2 लेन प्योर शोल्डर रायबरेली प्रयागराज मार्ग बन रहा है। प्रयागराज रायबरेली के मार्ग को 4 लेन बनाने का भी डीपीआर बन रहा है। 458 करोड़ की लागत से 87 किलोमीटर प्रयागराज मिर्जापुर सड़क बन गई है और करीब 3,387 करोड़ की लागत से 146 किलोमीटर 6 लेन प्रयागराज कानपुर सड़क भी 2021 में बनाई जाएगी और 7,000 करोड़ रुपए खर्चा करके हम प्रयागराज में रिंग रोड भी बना रहे हैं, जो वहाँ के माघ मेला और कुंभ में आने वाले लोगों की समस्या की हल करेगा। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है 4 धाम योजना। हम 6 महीने जा सकते थे, अब हम 12,000 करोड़ रुपए खर्चा करके, जिसकी लंबाई 825 किलोमीटर है, जिसमें 53 पैकेज में कार्य कर रहे हैं, जिसमें 13 केवल काम रुके हुए हैं, 40 काम लगभग हमने पूरे करके लाए हैं और 13 कार्य जो है वो सुप्रीम कोर्ट के निर्णय का हम राह देख रहे हैं और इसमें 647 किलोमीटर में कार्य शुरू हो गया है और 450 किलोमीटर प्रहलाद जी पूरे हो गए हैं। मैं कहूँगा कि एक बार ये काम पूरा होने के बाद आप खुद इस पूरे हाईवे का निरीक्षण करने के लिए जाइए। बद्रीनाथ, केदारनाथ और गंगोत्री, यमुनोत्री हमारी श्रद्धा स्थान है, तो ये तो एकदम ही हमारे वर्ल्ड से आए हुए टूरिस्ट के लिए बहुत बड़ा केंद्र बनेगा। और जैसे आपने कहा है वैसे हम रोड के बाजू में रोड साइड एमिनिटीज़, पेट्रोल पंप, रिसॉर्ट्स, हॉस्पिटल और वही के ही हैंडलूम, हैंडीक्राफ्ट्स, वहाँ का फूड, इसकी रचनाएं कर रहे हैं। आप एक बार जरूर करिए आपके सेक्रेटरी के साथ और इसको कैसे बनाना, विकसित करना, इसमें आप भी इसमें आगे आकर जो भी कहेंगे वो हम करने की कोशिश करेंगे। ये हाई पावर कमेटी का भी इससे कुछ हमारा एक सुप्रीम कोर्ट में केस है, तो इसमें से पिथौरागढ़ में सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो है, जो मुझे बताते हुए खुशी हो रही है, जिसके लिए मैं नहीं जा पा रहा हूँ और प्रहलाद जी जा पाएंगे, वो है इन्हें पिथौरागढ़ से मानस सरोवर का रास्ता। ये 90% हो गया है पूरा। अब मानस सरोवर जाने के लिए चाइना और नेपाल में जाने की जरूरत नहीं होगी। हम उत्तराखंड के पिथौरागढ़ से जाकर नेपाल की बॉर्डर से डायरेक्ट मानस सरोवर तक जा सकेंगे 6 महीने के अंदर। और मानस सरोवर के लिए पूरे टूरिस्ट, अभी हमारे देश के लोग कहीं सिक्किम में जाते हैं, कहीं नेपाल में जाते हैं, कहीं चाइना में जाते हैं और वहाँ से होकर मानस सरोवर जाते हैं, तो ये खुल जाएगा। तो मुझे लगता है कि निश्चित रूप से पिथौरागढ़, लोहाघाट, चंपावत, ऋषिकेश, जोशीमठ, यहाँ सब बाईपास निर्माण कर रहे हैं। उत्तरकाशी से गंगोत्री के बीच 5 काम अभी रुके हुए हैं, पर निश्चित रूप से ये जल्दी हम पूरा करने की कोशिश करेंगे। इससे उत्तराखंड के पिछड़े हुए क्षेत्र को बहुत ही फायदा होगा और हर जगह पर हम बाईपास बना रहे हैं और पहाड़ी क्षेत्र के दुर्घटना रोकने के लिए क्रैश बैरियर लगा रहे हैं। कोई पहाड़ी नहीं गिरेगी, कोई एक्सीडेंट नहीं होगा, कोई बाढ़ का नुकसान नहीं होगा, कोई लोग नहीं मरेंगे। टनल बना रहे, बड़े बड़ी टनल बना रहे हैं और इसमें यात्रियों की सुविधा के लिए हमने श्रीनगर के मलेथा के पास वे साइड एमिनिटीज़ भी बनाई है और बहुत अच्छा ये है। केदारनाथ धाम में जब प्राकृतिक आपदा आई थी तो काफ़ी लोग फंसे थे और तभी हमने तय किया था कि हम इसके अनुसार काम करेंगे। आज इसका ये प्रोजेक्ट हमारे सरकार के लिए फ्लैगशिप है और निश्चित रूप से होगा। जो मानस सरोवर का रास्ता था वो 17,060 फीट ऊंचाई पर है,
और उसमें लिपू लेक जो दरी है, दरे के सड़क मार्ग से मानस सरोवर को हम जोड़ रहे हैं और ये लक्ष्य जल्दी ही हासिल करेंगे। इसमें अब घटियाबाग से विपुल लेक तक करीब 76 किलोमीटर लंबी 4 लेन की अत्याधुनिक सड़क बनाना बाकी है। घटियाबाग से लिपू लेक तक सड़क का काम बीआरओ को 2022 तक पूरा करने का लक्ष्य दिया गया है और कैलाश मानोवर तक की सड़क बनाने का काम 2018 में आरंभ हुआ। आदमकद पहाड़ी की मजबूत चट्टान को काटना आसान नहीं था, -8 डिग्री टेम्परेचर था। इसके लिए ऑस्ट्रेलिया से 2 अत्याधुनिक मशीन मंगाकर चट्टानों को काटने का काम हमने किया है और वायुसेना की MI-17 और MI-26 हेलीकॉप्टर को लगातार इस्तेमाल किया गया है क्योंकि यहाँ तापमान सर्वाधिक नीचे होता है, इसलिए पूरे समय काम नहीं हो पाता। बीआरओ द्वारा इसका काम किया जा रहा है और मानस सरोवर के लिए जाने के लिए जो यात्रा होगी वो कैलाश मानसरोवर के लिए ऋषिकेश से सीधा लिपू लेक तक सड़क बनाई जा रही है और ये मार्ग बनने से पर्यटकों की संख्या बढ़ेगी और पिछड़े इलाकों का इसमें विकास भी होगा। अल्मोड़ा, धारचूला, लिपू लेक को सीधा फायदा होगा। तो ये बद्रीनाथ केदारनाथ 4 धाम वाले के लिए अपनी सांस्कृतिक और पर्यटन मंत्रालय की ओर से इसमें और कैसे अच्छा करना, रोड तो हम बना देंगे, बाकी आप जैसे मार्गदर्शन करेंगे हम जरूर करेंगे। सूरज, लद्दाख और लेह को जोड़ने के लिए हमने बहुत जल्दी लोग दिल्ली से सड़क से जाना पसंद करेंगे और इसके साथ साथ हम लोग वहाँ लद्दाख लेह के लिए काफ़ी काम कर रहे हैं। करीब 60,000 करोड़ रुपए के काम जम्मू कश्मीर कर रहे हैं और इसमें दिल्ली से कटरा हम नया ग्रीनफील्ड रोड, नया रोड बना रहे हैं और ये अमृतसर में जाएगा। तो 6 गुरुद्वार जो अमृतसर के हैं, ये 6 गुरुद्वारों पर से जाकर ये रोड कटरा के तरफ जाएगा आगे। तो ये जो रोड है ये दिल्ली से कटरा 650 किलोमीटर की दूरी रह जाएगी और इस पर हम 21,000 करोड़ खर्चा कर रहे हैं। इसका काम जोरों में शुरू हो गया है, दिल्ली से गुरुदासपुर और गुरुदासपुर से कटरा। और इसमें अमृतसर जो हमारे लिए स्वर्ण मंदिर जहाँ है और 6 गुरुद्वारा है सब उसमें लिए है और उसके बाद हम लोग डायरेक्ट वैष्णो देवी जाएंगे कटरा। तो ये एक प्रकार से रिलीजियस ग्रीनफील्ड रोड है जो 22,000 करोड़ का हम कर रहे हैं। इसमें ट्रांसपोर्ट सिस्टम को स्थापित करेंगे, वाहन चालकों को मौसम की कार्रवाई में जानकारियाँ मिलेगी, हाईवे को भी जम्मू हाईवे को भी इसको कनेक्ट किया जाएगा, वैष्णो देवी का भी दर्शन करने के लिए काश्मीर जाने वाले पर्यटकों के लिए आसान होगा और दिल्ली से लेह जाने के लिए भी ये बहुत उपयोगी होगा। अब इस सड़क मार्ग से 38 घंटे का समय लगता है, पर मेरे हिसाब से कटरा जाने का समय 38 घंटे के बजाय 8.5 घंटे आ जाएगा। 6 घंटे में अमृतसर और वहाँ से 2.5 घंटे में कटरा, तो 8.5 घंटे में 38 घंटे का समय 8.5 घंटे पे आएगा और आगे उसके कारण जम्मू कश्मीर, श्रीनगर और उसके बाद लद्दाख, लेह वहाँ भी जाने के लिए बहुत सुविधा होगी। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट है कि लद्दाख और लेह को जोड़ने के लिए हम झोजिला टनल बना रहे हैं जो 11,000 करोड़ की एक ही टनल है। इस पर हमने 5,000 करोड़ बचा है और इसका काम जोरों में शुरू है, 3 साल में पूरा हो जाएगा। और ये इसके लिए मुझे आपसे सहयोग चाहिए, आप इसमें थोड़ा इंटरेस्ट कर लीजिए कि ये इससे जो मटेरियल बाहर निकलेगा तो मैं डाहोस जैसी नई सिटी जहाँ विदेशों के, दुनिया के पर्यटक यहाँ आए, या -8 डिग्री टेम्परेचर है और बर्फ़ गिरता है कारगिल के पहाड़ी पर, यहाँ होटल्स, रिसॉर्ट्स और आइस स्केटिंग और उसके ऊपर के स्पोर्ट्स होंगे जो आइस पर होते हैं, वहाँ कन्वेंशन सेंटर होगा और पूरे दुनिया के लोग जैसे डाहोस में जाते हैं स्विट्जरलैंड में, वैसे यहाँ जाएंगे। ये करने का प्रयास है। अभी तक हमने टनल तो बनाया, रोड तो बना रहे, बाकी काम के लिए आप और हम मिलकर कुछ आगे करेंगे तो ज़रूर ये संभव होगा। इसके साथ साथ जोजिला का जो सुरंग है उसका अप्रोच की लंबाई भी काफ़ी बड़ी है, उसके साथ साथ रोड भी हम बना रहे हैं और ये भी एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है। जैसे स्विट्जरलैंड में हमने सेंट गोथार्ड सुरंग और इटली फ्रांस में बनी माउंट ब्लैंक सुरंग और नॉर्वे की लॉयरे दल सुरंग, इसका हमने अध्ययन किया है और उसके ऊपर ये कर रहे हैं। मैं निश्चित रूप से आपको ये कहूँगा कि जोजिला टनल ये स्टेट ऑफ आर्ट टनल बनेगी और वर्ल्ड के लोग इसको देखने के लिए आएंगे। दूसरी झेड़मोर टनल है 2,500 करोड़ की, 6.5 किलोमीटर की, और ये भी हमने लगभग पूरी की है। ये 2023 में पूरे होने का उम्मीद थी, पर मुझे लगता है 2022 में ये पूरी हो जाएगी। और सुरंग से सोनमर्ग से गगनगिरी के बीच बनाया जा रहा है, जो श्रीनगर और सोनमर्ग बहुत सुंदर जगह है,
जिससे हमारा श्रीनगर का ट्रैफिक बढ़ जाएगा और टूरिस्ट आएंगे, जिससे कश्मीर में लाखों लोगों को रोजगार निर्माण होगा। रिसोर्ट बनेंगे, होटल बनेंगे, कॉन्फ्रेंसेस होगी। तो ये सुरंग सोनमर्ग से गगनगिरी के बीच बनाया जा रहा, जो आगे जाकर जोजिला सुरंग से जुड़ जाता है। और झेड़मोर सुरंग के निर्माण से श्रीनगर, कारगिल और लेह के बीच हर मौसम में सड़क संपर्क होगा। जम्मू कश्मीर में हम अन्य 8 सुरंग और बना रहे। काजीकुंड से बनिहाल के बीच करीब 8,450 किलोमीटर की ट्विन ट्यूब टनल का निर्माण कर रहे हैं। वो 2021 मार्च तक पूरा होगा। रामबन से बनिहाल के बीच हमने 6 सिंगल टनल का निर्माण दिसंबर 2021 को हम पूरा कर रहे हैं। खिलानी से किश्तवाड़ के बीच 450 मीटर की सुरंग का निर्माण जून 22 में पूरा हो जाएगा। चेनानी से अनंतनाग के बीच सुध महादेव के पास 4.5 सुरंग मार्ग का डीपीआर बन गया है। सिंथन पास पर 6,600 करोड़ की लागत से 10.20 किलोमीटर के सुरंग मार्ग का डीपीआर बन गया है। 350 करोड़ की लागत से खिलानी सुरंग मार्ग का डीपीआर बनाया गया है। और छतरू से अनंतनाग के बीच 5,400 करोड़ की लागत से 10 किलोमीटर का वैल्यू सुरंग मार्ग का डीपीआर बन गया है। तो ये कश्मीर का कितना टूरिज्म बढ़ेगा कि ये आज जितने टूरिस्ट जा रहे हैं, इससे 3 गुना 4 गुना टूरिस्ट जाएंगे। उतने होटल, रेस्टोरेंट, टैक्सीज, सब गाइड्स, और इसके साथ ये सभी प्रकार की व्यवस्था अगर क्रिएट होगी तो ये प्राइवेट सेक्टर में हो सकती है। आप केवल इसका प्लानिंग करके इसको सपोर्टिंग इसमें जरूर सोचिए। चेनानी से जोजिला का 220 करोड़ का नया मार्ग हम बना रहे हैं और जम्मू से श्रीनगर और लेह जाने के 2 विकल्प हो जाएंगे। इससे अमरनाथ यात्रा को सबसे बड़ा फायदा होगा। और अमरनाथ यात्रा हमारे इतिहास में कितनी महत्वपूर्ण है। और इस मार्ग का भी अभी डीपीआर बन गया, उसका टेंडर बन गया है। कारगिल से पदम नया मार्ग 236 किलोमीटर के मार्ग में 60 किलोमीटर पक्की सड़क है तथा उससे आगे कच्चा मार्ग है। वहाँ 800 करोड़ की लागत से 5.5 मीटर चौड़ी तक नई सड़क बनाई जा रही है। यह सड़क निर्माण का कार्य 2023 तक पूरा हो जाएगा और इस सड़क के बनने से पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा और मनाली पहुंचना बहुत आसान हो जाएगा। कटरा में हम बस पोर्ट बना रहे हैं। कटरा हमारा वैष्णो देवी का स्थान है, वहाँ काफ़ी अच्छी तरह से होगा। सबसे इम्पोर्टेंट और अच्छा काम हुआ है वो करतारपुर साहिब कॉरिडोर का निर्माण। जो पाकिस्तान में करतारपुर साहिब जो हमारा गुरुद्वारा है, जहाँ वर्ल्ड के सिख बंधु जाते हैं, वो करतारपुर साहिब का हमने रोड बना दिया है और 4.5 किलोमीटर 4 लेन सड़क का निर्माण डेरा बाबा नानक से करतारपुर साहिब तक हमने बना दिया है। और डेरा बाबा नानक से अंतर्राष्ट्रीय सीमा करतारपुर साहिब कॉरिडोर बनने से हमारे सिख समाज के बंधुओं के इस पवित्र स्थल पर आसानी से पहुंचने का हुआ। अब लाखों लोग वहां जाने लगे हैं। यह धार्मिक स्थल सिखों के प्रथम गुरु गुरु नानक देव जी के निवास स्थान था। और एक और धार्मिक स्थल रामदास से खेमपुर तक 50 किलोमीटर सड़क का काम भी हम पूरा कराए जा रहे हैं। करतारपुर कॉरिडोर निर्माण से पंजाब में धार्मिक, सांस्कृतिक और पर्यटन को बहुत बढ़ावा मिला है। हिमाचल प्रदेश से किरतपुर मनाली सड़क धार्मिक और पर्यटन को काफ़ी महत्वपूर्ण है। 232 किलोमीटर से घटकर ये केवल 195 किलोमीटर रहेगी। इसमें यात्रा का समय 3 घंटे कम हुआ है। पर्यटकों को आवागमन की समस्या नहीं, इसके लिए सुरंग मार्ग भी बनाया गया है। और करीब 6,500 करोड़ की लागत से 158 किलोमीटर लंबाई की किरतपुर से कुल्लू तक की 4 लेन सड़क का भी निर्माण कराया जा रहा है। पावटा साहिब हिमाचल प्रदेश से आराकड़ उत्तराखंड तक स्पॉन ब्रिज सड़क चौड़ीकरण एवं रिटेनिंग दीवार का उसका भी काम हम कर रहे हैं। 1200 करोड़ की लागत से 4 किलोमीटर कुल्लू से शिमला में भी टनल का निर्माण कर रहे हैं, जिससे कुल्लू, शिमला, मनाली, आपको मालूम है कि यहाँ कितने बड़े प्रमाण में पर्यटक जाते हैं। 275 करोड़ की लागत से 27 किलोमीटर का कुल्लू से मनाली तक 4 लेन सड़क का भी निर्माण हो रहा है। मध्य प्रदेश में जब यहाँ से आप आते हैं, खजुराहो से झांसी, हमने 2000 करोड़ की लागत से 162 किलोमीटर 4 लेन सड़क का मार्ग मार्च 2022 के पहले पूरा हो जाएगा। उज्जैन से झालावाड़ के बीच 132 किलोमीटर मार्ग हम बना रहे हैं। मैं आपको बताऊंगा कि धार्मिक स्थल में राजाराम की नगरी ओरछा में ब्रिज की समस्या लंबे समय से रही। टीकमगढ़ मार्ग में बेतवा के बना ब्रिज छोटा था, जिसमें बरसात के दिनों में लोगों को बड़ी दिक्कत होती थी। हमने वो भी बना लिया है और ये सब काम 22 तक पूरे हो जाएंगे। इंदौर बैतूल मार्ग में शिप्रा नदी में भी ब्रिज था, क्योंकि इंदौर में लोग दिक्कत काफ़ी जाते थे, वो भी हमने बना लिया है। बटेश्वर, पड़ावली ऐतिहासिक धार्मिक स्थलों की कनेक्टिविटी में इससे सुधार आ गया है। महाराष्ट्र में तो बहुत हुआ है। ओझोर पर्यटन, लेनाद्री बुद्ध गुफा, औरंगाबाद पैठन, रायगढ़ महाड़, शेगांव से हमने वो पालखी मार्ग था तो वो भी हमने शेगांव से पंढरपुर वो भी बनाया। शेगांव से जलगांव जामोद का बनाया। फिर बुटीबोरी से तुलजापुर, जहाँ भगवान
देवी का मंदिर है, वहाँ तक का 8,000 करोड़ का मार्ग बन रहा है। और अब सबसे इम्पोर्टेंट मार्ग हम बड़े जोरों से बना रहे, 12,000 करोड़ खर्चा करके, संत तुकाराम पालकी मार्ग और संत ज्ञानेश्वर महाराज पालकी मार्ग। आज ही मैंने इसकी मीटिंग ली और रोड के बाजू में विट्ठल की प्रतिकृति होगी और उसको बहुत सुंदर बना रहे हैं। लोग पैदल, इसमें 10-10, 20-20 लाख लोग पैदल चलते हैं। तो ये एक बहुत महाराष्ट्र का आस्था का विषय है। ये भी इसका आप जरूर एक बार लीजिए रिपोर्टिंग और इसमें क्या आपका मार्गदर्शन हमें बताइए। साईं बाबा पालकी मार्ग शिरडी से सिन्नर हमने बना लिया 1200 करोड़ का। नांदेड़ में गुरुद्वारा नांदेड़ देगलूर बिदर, ये 370 करोड़ का बना लिया है। सरलगांव से भीमाशंकर हमारा बहुत बड़ी जगह है, वो भी हमने बना लिया है। महाबलेश्वर से पंचगनी, ये भी बनाया है। जिंतूर से औंधा नागनाथ, ये भी बनाया है। परली वैजनाथ से अम्बेजोगाई, ये भी 550 करोड़ का बना है। अब गोवा के जुआरी केबल स्टेट ब्रिज पर जो वर्ल्ड का स्टेट ऑफ आर्ट प्रोजेक्ट होगा, दोनों बाजू से ऐसी केबल का लिफ्ट होगी जिसमें लोग बैठकर ऊपर जाएंगे और ऊपर में एक व्यूअर गैलरी होगी और दोनों बाजू में रेस्टोरेंट्स होंगे, पार्किंग होगा, वहाँ लोग रुकेंगे और नदी में, जुआरी नदी में बोट में बैठकर जाकर फिर लिफ्ट में बैठेंगे। तो बहुत सुंदर बना रहे, ये स्टेट ऑफ आर्ट प्रोजेक्ट है। और मुझे लंदन, टोक्यो, न्यूयॉर्क जैसे अंतर्राष्ट्रीय इसके ऊपर लाइटिंग करेंगे रात को और इसमें लाइट एंड साउंड शो होगा और इस ब्रिज के आजू बाजू में लोग नीचे में बैठकर उसको देखेंगे। तो ये बहुत बड़ा काम यहाँ हो रहा है। ये ब्रिज में 2 टावर है जिसमें घूमने वाला रेस्टोरेंट करने की विचार है हमारा और इसको वॉकवे बनाया। टावर में आर्ट गैलरी होगी। तो बहुत अच्छा ये प्रोजेक्ट है। कभी आप गोवा जाएंगे तो इसको विजिट करिए। ओखा से द्वारका तक, द्वारका बेट को जोड़ने के लिए 1000 करोड़ का 4 लेन एक सिग्नेचर केबल स्ट्रीट ब्रिज बना रहे हैं। इसका लाइटिंग बहुत सुंदर है। द्वारका में आपको पता है कि भगवान श्री कृष्ण जहाँ, जिसका महत्व द्वारका का क्या है। तो द्वारकाधीश के मंदिर में आने वाले तीर्थयात्री नौका से केवल रात में यात्रा कर सकते थे, अब ब्रिज के कारण कभी भी जा सकेंगे। और ये जो सिग्नेचर ब्रिज बन रहा है, ये कृष्णधाम द्वारकाधीश जी के आने वाले श्रद्धालुओं का आवागमन सुगम हो जाएगा। ये मार्च 2022 में पूरा होगा और इसके साथ हम लोग 7,500 करोड़ के लागत से भावनगर, सोमनाथ, पोरबंदर, द्वारका 470 किलोमीटर के लंबे मार्ग का निर्माण कर रहे हैं। 2000 करोड़ पोरबंदर गांधी जी के साथ जुड़ा हुआ है और पोरबंदर से द्वारका तक 4 लेन का सड़क काम करेगा। उड़ीसा में हमने काफ़ी काम करे। जगन्नाथपुरी में 500 करोड़ से 4 लेन के रोड हमने बनाया। जगन्नाथपुरी बाईपास बनाया। इतना ही नहीं तो भुवनेश्वर से चंडीखोल और चंडीखोल से तालचर, काफ़ी काम है बाकी भी स्टेट के। मुझे अब ये कहूँगा कि आज मुझे भी ध्यान में आया है कि इन सब कामों के बारे में मैं राकेश जी को कहूँगा कि हमको भी पता नहीं है कि हमने कितना काम किया है। क्योंकि जो मोदी जी कहते हैं कि हमारा डिपार्टमेंट सब साइलों में काम करते हैं। मुझे याद है कि एक बाबूराव वैद्य, MG वैद्य करके बड़े पत्रकार थे अपने विचार परिवार के, वो कहते थे कि 1 रुपये का काम करके 10 रुपये का प्रचार करना राजनीतिक पार्टी के लिए क्षम्य है, पर हम 10 रुपये का काम करके 1 रुपये का प्रचार कर रहे हैं। तो आज मैं पहली बात ये कहूँगा कि मेरे डिपार्टमेंट की ओर से मैं इसके ऊपर एक अच्छी किताब निकालता हूँ। अगर वो एक करना है कि एक की अलग अलग करना है फोटोग्राफ के साथ, तो मुझे बताइए। और ये करके हमने पर्यटन को कैसे अच्छा किया, आप और हम मिलकर वो किताबें निकालेंगे। दूसरी बात, मैं अभी रोप वे, केबल कार, फैनाकुलर रेलवे, राइट रेल ट्रांसपोर्ट मेरे पास आया है। आज ही मैंने पूना में और चेन्नई में 2 ब्रिज बना रहा हूँ। नीचे में 8 लेन रोड, ऊपर में 6 लेन का ब्रिज, उसके ऊपर में 2nd फ्लोर 6 लेन का ब्रिज और उसके ऊपर में मैं मेट्रो टाइप बना रहा हूँ। तो ये इस प्रकार का पहली बार देश में हो रहा। नागपुर में मैंने बनाया था कि नीचे में रोड, ऊपर में ब्रिज और उसके ऊपर में मेट्रो। अब 3-3 मंजिले के ब्रिज बना रहा हूँ। तो मुझे लगता है कि ये आने वाले समय में काफ़ी इसमें रिवोल्यूशन हो रहा है। एक बात मैं आपको कहूँगा, मैं अभी सब BOT में करता हूँ, प्राइवेटाइजेशन में। तो आप केवल लैंड एक्वायर करें, फिर उसके साथ आपके पैसे से उसका एक अच्छा आर्किटेक्ट से प्लान तैयार करें और उसमें से इनकम मिलेगा। ये कोई तो भी एक कारपोरेशन आपकी जो होगी उसके साथ ये ज़मीन को प्राइवेट लोगों को बेच दो और उनको बनाने के लिए वो कोई रिसोर्ट बनेगा, कोई और म्यूजियम बनाएगा, कोई लाइट एंड साउंड शो बनाएगा, म्यूजिकल फाउंटेन बनाएगा। अभी मैं आपको बुलाने वाला हूँ अगस्त में कि नागपुर में मैं वर्ल्ड का सबसे बड़ा फाउंटेन बना रहा हूँ हमारे फुटाला तालाब पर। ये वर्ल्ड का सबसे हाईएस्ट फाउंटेन बनेगा। 4000 लोगों की गैलरी बना रहा हूँ उसमें। और इस फाउंटेन में पंप लाए हैं टर्की से, डिज़ाइनर है फ्रांस का
और इसका संगीत है AR रहमान का, कमेंट्री है गुलजार की, और 5 ऑस्कर विजेता इस पे काम कर रहे हैं। और ये उसके लिए मैं 8 मंजिली 1200 गाड़ियों का पार्किंग ऑटोमेटिक बना रहा हूँ। और इसके साथ ऊपर में 3 फ्लोर जो होंगे वो फुटबॉल के लिए होंगे, तालाब की तरफ देखकर करीब 8 से 10 हज़ार लोग एक समय बैठ के खा सकेंगे, इसकी व्यवस्था होगी। तो ये बहुत ही अच्छा प्रोजेक्ट है और इससे टूरिज्म कितना बढ़ेगा। एक प्रोजेक्ट से 3 से 4 हज़ार लोगों को रोजगार मिलेगा। तो मेरा आपसे यही सुझाव है कि आने वाले समय में वर्ल्ड की बेस्ट टेक्नोलॉजी का उपयोग करके ये इनकम मिल सकता है और हर इस जगह टूरिज्म डेवलप करके एम्प्लॉयमेंट में होगा। और हम भी ऐसे प्रोजेक्ट तैयार करें कि जहाँ लोग पैसे देने के लिए तैयार हैं। तो ये पब्लिक प्राइवेट इन्वेस्टमेंट का तीर्थाटन में, पर्यटन में, वाटर स्पोर्ट्स में, एडवेंचर स्पोर्ट्स में, आइस के ऊपर के स्पोर्ट्स में, और अलग अलग पार्किंग बनाने में, टॉयलेट्स बनाने में, अच्छे अच्छे होटल्स रेस्टोरेंट्स बनाने में हम लोगों की इन्वेस्टमेंट लगा सकते हैं और एक एक पर्यटन स्थल को आदर्श बना सकते हैं। तो रोड का जो बेसिक काम है तो हुआ है। अब रोपवे, केबल कार, फैनाकुलर रेलवे में आपके पास जितने प्रोजेक्ट होंगे तो मुझे बता दो, मैं अपने मिनिस्ट्री की ओर से उसमें आपको पूरी मदद करूंगा। और उसमें केवल लैंड एक्वायर्ड करके आप देंगे, एनवायरनमेंट फॉरेस्ट का क्लियरेंस दो, बाकी काम मैं पब्लिक प्राइवेट इन्वेस्टमेंट में कराने की कोशिश करूंगा। और निश्चित रूप से इससे रोपवे, केबल कार से और टूरिज्म बढ़ेगा। मुझे ऐसा लगता है कि हवा में ऊपर के ऊपर लोग जाएंगे। अभी मैं दिल्ली मुंबई हाईवे को इलेक्ट्रिक हाईवे बनाने का प्रयास कर रहा हूँ कि यहाँ पूरी इलेक्ट्रिक बस और इलेक्ट्रिक ट्रक चलेंगी। ये वर्ल्ड की नई टेक्नोलॉजी सीमेंस के साथ बात करके लाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो मेरा आपसे यही कहना है कि इतना फर्क पड़ा है कि कल मुझे संगीत सोम मेरे पास आए थे परसों। वो कह रहे थे कि मैं 4.5 घंटे लगते थे मेरठ से दिल्ली आने के लिए और वो मेरे घर पे 35 मिनट में पहुंचे। वो मेरठ का हाईवे ओपन किया, अभी 3 ROV और होने के ही है जहाँ 15-1 मिनट खराब होते हैं। तो मुझे लगता है कि ये 35-40 मिनट में हो जाएगा। तो आप समझ लीजिए कि अब दिल्ली से देहरादून केवल 2 साल के अंदर, मैं गारंटी देता हूँ, दिल्ली से देहरादून 2 घंटे में, दिल्ली से हरिद्वार 2 घंटे में, दिल्ली से चंडीगढ़ 2 घंटे में, दिल्ली से मुंबई 12 घंटे में। तो मुझे लगता है कि इससे टोटल, और लोग आज गाड़ियाँ खरीद रहे हैं और इसलिए अभी वो कैरावान जो आती है, जो गाड़ी में सो सकते हैं, गाड़ी में खा सकते हैं, वो गाड़ियाँ भी आप और मैं मिलकर वो लाएंगे ताकि टूरिस्ट बढ़े। और उसके ऊपर भी मुझे काम करना है। एक बार आप भी आइए, हम उसकी परमिशन देंगे। और अभी जंगल सफारी में आप जरूर इसमें इंटरेस्ट लीजिए। अभी 2000 गाड़ियों की ज़रूरत है और ये हमारे यहाँ डीजल की गाड़ियाँ प्रदूषण करती है, जंगल में आवाज़ करती है। तो मैंने अभी हाथ में एजेंडा लिया है कि ये गाड़ियाँ हम इलेक्ट्रिक की बनाएंगे और एक गाड़ी पर 9 लोग बैठेंगे, एक गाड़ी पर 18 लोग, 15 लोग बैठेंगे और वो गाड़ी फॉरेस्ट में घूमेगी और जिसका आवाज़ ही नहीं आएगा, धुआं भी नहीं आएगा और लोगों का पर्यटन होगा। तो इससे हमारे ताड़ोबा में अभी 300-400 हमारी गाड़ियाँ जाती है, इतने फॉरेन से टूरिस्ट आ रहे हैं। आपके मध्य प्रदेश में टाइगर देखने के लिए कान्हा से कितने लोग आते हैं। अगर ये गाड़ियाँ हमने बदल दी, टेक्नोलॉजी बदल दी, तो हम गाड़ियों की संख्या 3 गुना बढ़ा सकते हैं। उतने टूरिस्ट आएंगे, उतने होटल्स बनेंगे, उतने रेस्टोरेंट बनेंगे। आपका जबलपुर का भी भेड़ाघाट, और ये कितना अच्छी जगह है। तो मुझे लगता है कि आने वाले समय में हर टूरिस्ट डेस्टिनेशन, चाहे वो तीर्थाटन की हो, पर्यटन की हो, किसी भी हो, उसका रोड जोड़ने के बाद उसका आगे का काम कम पैसे में पब्लिक प्राइवेट इन्वेस्टमेंट में करके एक प्लान स्मार्ट सिटी या स्मार्ट विलेज हर पर्यटन स्थल पर कैसे बनाना, इसकी योजना आप तैयार करिए। वहाँ म्यूजियम होगा, वहाँ लाइट एंड साउंड शो होगा, टेक्नोलॉजी का उपयोग होगा, ताकि उसमें अलग अलग प्रकार की 5 स्टार स्टैंडर्ड की व्यवस्थाएं होगी। तो ये संख्या 3 गुना 4 गुना बढ़ेगी और देश में कम से कम आत्मनिर्भर भारत बनाने में 5 करोड़ लोगों को इसमें रोजगार मिलेगा और इनकी गरीबी दूर होगी, बेरोजगारी दूर होगी, गरीबी दूर होगी। और निश्चित रूप से कहीं घोड़े पर लोग बैठेंगे, कोई लोग कहीं तो रोपवे में बैठेंगे, कोई लोग तो चढ़ेंगे ऊपर, रस्सी को लगाकर ऊपर चढ़ेंगे। तो ये मिलिट्री से रिटायर्ड लोग हैं, वो उनको एडवेंचर स्पोर्ट्स के लिए हम बनाएंगे। कहीं एक तरह से तार से घसरते हुए इधर जाएंगे। तो ये स्विट्जरलैंड में आप देखिए, हर जगह पर अलग अलग प्रकार के आइडिया है, कोई कठिन नहीं है। पानी में हम लोग अलग अलग प्रकार के वाटर स्पोर्ट्स ला सकते हैं। पानी में हम लोग तैरने के लिए अलग अलग प्रकार के, मॉरिशस में कितने हैं, हमारे यहाँ एडवेंचर स्पोर्ट्स में कितनी अलग अलग प्रकार की कल्पनाएं हम कर सकते हैं। बलून हवा में उड़ सकता है, हाइड्रोजन बलून, उसमें लोग बैठकर घूम सकते हैं जंगलों में। तो मुझे लगता है कि आने वाले समय में टेक्नोलॉजी का उपयोग करके
पब्लिक प्राइवेट इन्वेस्टमेंट का उपयोग करके हर पर्यटन स्थल का अच्छा प्लान तैयार करके आगे का काम आपको करना है। रोड बनाने का काम मैं आप जहाँ जहाँ कहोगे वहाँ मैं पूरा कर दूंगा, पर वहाँ पार्किंग प्लेस, क्लीननेस, वॉशरूम्स, रेस्टोरेंट्स अच्छे, पार्किंग उसके लिए जगह, गली कुची में लोग जा रहे हैं गंदगी कर रहे हैं, वहाँ ऐसा नहीं होना चाहिए। वहाँ स्मार्ट सिटी और स्मार्ट विलेज हर पर्यटन स्थल पर बने। वहाँ वाटर रिसाइकलिंग की जो बात आपने की वो हो, वहाँ प्लास्टिक वेस्ट का अलग रखे, ऑर्गेनिक वेस्ट से अलग हो, इन्वायरमेंट वहाँ का अच्छा हो। इकोलॉजी एंड इन्वायरमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मुझे लगता है ये इस सूत्र पे आधार पर हर पर्यटन स्थल की योजना बनाकर राज्य सरकार के सहयोग से आने वाले समय में अनेक उपक्रम लीजिए और मैं आपको पब्लिक प्राइवेट इन्वेस्टमेंट में लाकर मैं आपके इन प्रोजेक्ट को अच्छा करने के लिए पूरी मदद करूंगा। और रोड का तो काम मैं अब 2-3 साल में है, मैंने ऑलरेडी जाहिर कर दिया कि ये आपने जब 5 साल अब पूरे होंगे तो अमेरिका और यूरोपियन कंट्रीज़, फ्रांस, जर्मनी, इटली और स्विट्ज़रलैंड के स्टैंडर्ड के जो रास्ते होंगे और अमेरिका के रास्ते होंगे, उसी स्टैंडर्ड के रास्ते हिंदुस्तान के बन जाएंगे। तो रोड का तो काम अब सॉल्व हो जाएगा। तो अब निश्चित रूप से आगे के टूरिज्म में भी आप ऑलरेडी कोशिश कर रहे हैं। मुझे जानकारी है कि आपने अनेक पर्यटन स्थलों को अच्छा बनाया, उसको संस्कृति, इतिहास और विरासत के आधार पर। आज मैं दिन भर भगवत गीता सुनता था पर चलते चलते, तो भगवत गीता का एक एक श्लोक और अर्थ सुन रहा था। तो क्या हम लोग कुरुक्षेत्र में लाइट एंड साउंड शो के द्वारा संस्कृत का एक श्लोक, जैसे पानी का स्क्रीन तैयार करेंगे, भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति उसमें रहेगी और एक संस्कृत में वो भगवत गीता का एक श्लोक कहेंगे, उसका हिंदी अनुवाद होगा, कोई मराठी में अनुवाद होगा, कोई 12 भाषा में लोग कान में लगाएंगे और वो सरोवर में पूरी तरह भगवत गीता सुनेंगे। तो मुझे लगता है महाभारत की जगह पर महाभारत के कैसी कल्पना की जा सकती है। तो मुझे लगता है ये महाभारत, रामायण, भगवान गौतम बुद्ध, जैन, अपने भगवान महावीर और अयोध्या में प्रभु रामचंद्र, जगह जगह पर उस प्रकार की आज की वर्ल्ड की बेस्ट टेक्नोलॉजी का उपयोग करके हमारे भविष्य के युवाओं को, नागरिकों को हमारी इतिहास, संस्कृति, विरासत, हमारा धर्म के तत्व क्या है, हमारे इन थोर पुरुषों ने क्या किया, ये हमको इफेक्टिव भाषा में समझाना होगा। और इसकी एक विजन तैयार करके आप जरूर करिए, हम पूरी मदद करेंगे। और डाहोस जैसी सिटी बनाना है मुझे, आप और मैं मिलकर करार करेंगे और एक अच्छी सिटी बनाएंगे। आप उसके लिए आगे आइए, ताकि मुझे बहुत दुख होता है कि स्विट्ज़रलैंड लोग जाते हैं। हम ऐसी सिटी बनाएंगे कि हिंदुस्तानी लोग अब स्विट्ज़रलैंड नहीं जाएंगे, अब हिंदुस्तान के लोग कारगिल जाएंगे, जोजिला जाएंगे और वहाँ रहकर एंजॉय करेंगे बर्फ़ को। तो ये अब जोशीमठ के पास एक जगह है ओली, वहाँ बहुत बड़ा स्विट्ज़रलैंड बन सकता है। तो आप मुझे लगता है कि राज्य सरकार के सहयोग से इन योजना को चलाने के लिए हम लोग बैठेंगे। आपके सेक्रेटरी आज शायद कार्यक्रम में है या नहीं मुझे मालूम नहीं, पर उनके साथ बैठकर आप और हम मिलकर और मेरे सेक्रेटरी बैठकर निश्चित रूप से इसके लिए काम करेंगे। और मोदी जी की यही दृष्टि है कि इसी प्रकार से वो पर्यटन के बारे में बहुत आग्रही है और बहुत बार कहते हैं। तो मुझे लगता है कि उनके भी सपना इस प्रकार से हम पूरा कर सकेंगे। मैं राकेश जी को बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने पहली बार, मुझे भी मालूम नहीं था कितना काम हम कर रहे हैं, तो भी मैंने आधा कहा ही नहीं समय के अनुसार। तो इसको पूरा एक जगह करके फोटोग्राफ के साथ एक एक राज्य के पर्यटन का ये एक लेखा जोखा हम जनता के सामने फिल्मों के द्वारा, बाकी के द्वारा जरूर लेकर जाएंगे। फिर से एक बार आपको पूरा सहयोग करने के लिए हम लोग पूरी तरह तैयार है। इसी विश्वास के साथ मैं अपनी बात को समाप्त करता हूँ। धन्यवाद। सर, मैं आपका हृदय से धन्यवाद करता हूं कि मुझे इस चर्चा में उपस्थित होने का फायदा ये हुआ कि अभी तक हम नंबरिंग नहीं कर पा रहे थे कि हम अपना टूरिज्म हाईवे के नंबर कहाँ से शुरू करें। तो हम अब वो बुद्धिस्ट सर्किट से शुरू करेंगे और ले तक कम से कम हम जा तो पाएंगे। तो मुझे लगता है कि हम बहुत जल्दी वो ड्राफ्ट लेके आपके सामने आएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय नितिन गडकरी जी। ये सच्चाई है कि भारत के आत्मनिर्भर होने का लक्ष्य तभी सार्थक होगा जब अंत्योदय पे खड़े सांस्कृतिक और पर्यटक स्थलों का विकास होगा। अच्छा विजन में जब विश्वास पैदा होता है तभी भारत आत्मनिर्भरता की तरफ आगे बढ़ता है। और सड़क निर्माण के क्षेत्र में ये बहुत बड़ा अनूठा उदाहरण देश के सामने है। आप सभी अतिथियों को बहुत बहुत धन्यवाद दर्शनम के इस वेबिनार में समय देने के लिए और एक अच्छी जानकारी देने के लिए। अभी तक